नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का समृद्धि लॉ एसोसिएट के मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिमिनल ट्रायल के बारे में। दोस्तों, जो क्रिमिनल ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में चलता है। दोस्तों, पर्टिकुलरली आज हम सेशंस कोर्ट में चलने वाले ट्रायल की ही बात करेंगे। दोस्तों, सेशन कोर्ट में ट्रायल किस प्रकार चलता है, क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों, जो लोग कानून की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या दोस्तों जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, या ऐसे लोग जो नए वकील हैं, जो अभी अभी जिनको बार काउंसिल से लाइसेंस मिला है दोस्तों, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। सेशन कोर्ट में ट्रायल किस तरीके से चलता है और उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, माननीय अदालत क्या क्या मेथड अपनाती है, किस किस तरीके से सरकारी वकील गवाह पेश करता है और डिफेंस लॉयर किस तरीके से बहस करते हैं। दोस्तों, सारा कुछ आज हम इस वीडियो में आपको कवर करके दे देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद फिर पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। दोस्तों, जब किसी अक्यूज्ड के ऊपर एफआईआर होती है तो वो बेल के लिए भी इधर उधर जाता है। दोस्तों, जैसे माननीय सेशन कोर्ट में भी जा सकता है, वहां से बेल खारिज हुई तो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से खारिज हुई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। अब दोस्तों, कई बार कुछ केसेस तो ऐसे भी होते हैं जो जिन मामलों में अक्यूज्ड गंभीर अपराधों में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल में बंद होते हैं, और उनके जेल में बंद होते होते ही ट्रायल शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, ट्रायल शुरू हो जाता है, कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले पुलिस पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है, जितने भी उस केस से जुड़े हुए लोग होते हैं उन सभी के बयान दर्ज करती है, चाहे वो रिटर्न स्टेटमेंट्स होती है। दोस्तों, रिटर्न स्टेटमेंट्स बनाकर एक पूरी की पूरी प्रॉपर फाइल तैयार की जाती है। दोस्तों, पूरी की पूरी फाइल जब बना दी जाती है दोस्तों, तो उसी में सारे एविडेंसेस होते हैं, सारे सबूत होते हैं, सभी के बयान होते हैं। तो वो धारा 193 और 209 बीएनएसएस के तहत आती है। दोस्तों, फिर इसके बाद चार्जशीट जो है माननीय मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश की जाती है दोस्तों, और मजिस्ट्रेट इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है। इसमें धारा 210 बीएनएसएस का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब माननीय मजिस्ट्रेट ये पाते हैं कि इस केस का कॉग्निजेंस उनके द्वारा नहीं लिया जा सकता, इस केस का ट्रायल उनकी कोर्ट में नहीं चल सकता, तो दोस्तों वो केस को सेशंस कोर्ट में कमिट कर देते हैं। दोस्तों, अब आपको यहाँ के लिए मैं ये भी बता दूं कि सेशन कोर्ट्स में जो ट्रायल चलता है दोस्तों, वो गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार या कई और ऐसे मामले जहां पर सजा 7 साल या 7 साल से ज्यादा की हो। तो दोस्तों, ऐसे में जब माननीय मजिस्ट्रेट ये पाते हैं कि इस केस का ट्रायल उनकी कोर्ट में नहीं चल सकता, तो वो सेशन कोर्ट में ट्रायल को कमिट करने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, जब मामला सेशन कोर्ट की अदालत में आता है तो उसमें धारा 232 लगती है। दोस्तों, ये धारा 232 के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, फिर उसके बाद माननीय सेशन कोर्ट के द्वारा मामले का संज्ञान लिया जाता है। दोस्तों, फिर माननीय कोर्ट जो फाइल में लगे हुए एविडेंस, सबूत या जो भी है उन सभी को कंसीडर करती है, और दोस्तों कंसीडर करने के बाद कोर्ट उस केस को अगली कार्रवाई के लिए रख देती है। अब दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, फिर आ जाती है स्टेज चार्ज की। दोस्तों, फिर अक्यूज्ड पे चार्ज लगाया जाता है। अक्यूज से पूछा जाता है, जो उस केस में जो उक्त दोषी होता है, तो उससे ये पूछा जाता है कि क्या आप अपने ऊपर लगाए गए सभी धाराएं कबूल करते हैं या नहीं करते। दोस्तों, तो ये सब धारा 250 और धारा 251 के तहत बीएनएसएस के तहत होता है। तो दोस्तों, अक्यूज्ड को चार्ज करना या डिस्चार्ज करना दोस्तों इन्हीं धाराओं के अंतर्गत होता है। दोस्तों, यदि अक्यूज्ड ये कह देता है कि वो अपने आप को निर्दोष मानता है, तो वो आगे ट्रायल चाहता है। तो इसके बाद केस शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, जब उपयुक्त अक्यूज्ड ये कह देता है कि वो इस केस में ट्रायल चाहता है,
तो उससे उसकी स्टेटमेंट पर साइन करवा लिए जाते हैं दोस्तों और कोर्ट की फाइल में लगा दिए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार अक्यूज्ड कह देते हैं कि भाई मैं अपने आप को दोषी नहीं मानता और दोस्तों मैं चार्ज पे बहस करना चाहता हूं। दोस्तों कई बार ऐसे चांसेस भी हो जाते हैं कि चार्ज के समय भी अक्यूज्ड बरी हो सकते हैं। दोस्तों कैसे, कई बार यदि अक्यूज्ड के वकील को ये लगता है कि भाई जो चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल नाजायज चार्जेस हैं या नाजायज धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं, नाजायज एफआईआर की गई है, तो दोस्तों जब चार्ज फ्रेम हो रहे होते हैं तो चार्ज फ्रेम होने के वक्त डिफेंस लॉयर माननीय कोर्ट के समक्ष बहस कर सकता है दोस्तों, आर्गुमेंट कर सकता है। तो दोस्तों यदि कोर्ट यदि पाती है कि जो डिफेंस लॉयर की जो दलीलें हैं वो चार्जेस को खारिज करने के लिए काफी हैं या एक्यूज को डिस्चार्ज करने के लिए काफी हैं, तो माननीय कोर्ट डिस्चार्ज कर भी देती है। दोस्तों यदि कोर्ट ऐसा नहीं पाती तो फिर ट्रायल अपनी अगली स्टेज में चला जाता है दोस्तों। अब दोस्तों फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब दोस्तों केस की शुरुआत की जाती है सरकारी वकील के द्वारा, जिसको हम इंग्लिश में सरकारी वकील कह देते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस की शुरुआत कैसे करता है? दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर चार्जशीट जब पुलिस के द्वारा फाइल की जाती है तो उसमें एक गवाहों की लिस्ट लगी होती है दोस्तों सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक एक करके गवाहों को बुलाता है दोस्तों और उन सभी की गवाही करवाता है दोस्तों। ऐसी गवाही को हम इंग्लिश में एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों जितने भी गवाह सरकारी वकील करवाता है दोस्तों एक एक करके उनका क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंस लॉयर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं वो धारा 231 बीएनएसएस के तहत आते हैं दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, सेक्शन धारा 231 बीएनएसएस। दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी गवाह सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पेश किए होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कंप्लेनेंट हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, जहां पे अगर यदि किसी डॉक्टर की भूमिका रही हो तो डॉक्टर हो, फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर की भूमिका रही हो तो वो, मतलब जितने भी प्रकार के गवाह होते हैं उन सभी प्रकार के गवाहों की एग्जामिनेशन इन चीफ सरकारी वकील करवाता है और दोस्तों उन सभी का क्रॉस डिफेंस लॉयर यानी कि अभियुक्त का वकील करता है दोस्तों। अब दोस्तों फिर उसके बाद जब सरकारी वकील ये इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अब उसने जो भी गवाह करवाए थे अब आगे वो किसी प्रकार की और कोई गवाह नहीं करवाना चाहता, तो वो माननीय कोर्ट में ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई अब हमारी तरफ से कोई गवाह नहीं है दोस्तों फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं डिफेंस के गवाह, यानी कि एक्यूज्ड के जो वकील होते हैं वो अपनी तरफ से गवाह पेश करते हैं दोस्तों। यदि उनको लगता है कि कोई ऐसे गवाह हैं जो इस केस के लिए महत्वपूर्ण है तो वो केस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए गवाही करवाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे में सेक्शन इस्तेमाल होता है धारा 234 बीएनएसएस। याद रखिए दोस्तों, धारा 234 बीएनएसएस। डिफेंस लॉयर जब अपने डिफेंस एविडेंस पेश करता है दोस्तों, गवाह किसी प्रकार के हो सकते हैं, कोई भी गवाह हो सकता है दोस्तों, ये सब डिफेंस लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जितने गवाह डिफेंस लॉयर ने पेश किए होते हैं उन सभी का क्रॉस एग्जामिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। सेम वही प्रक्रिया रहती है जो सरकारी वकील के द्वारा किए गए एग्जामिनेशन चीफ में थी। एक एक करके जितने गवाह डिफेंस लॉयर पेश करता है उन सभी का क्रॉस एग्जामिनेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। अच्छा, फिर उसके बाद जब माननीय कोर्ट के समक्ष डिफेंस लॉयर ये कह देता है कि भाई अब हम अपने कोई गवाह नहीं पेश करना चाहते, हमारी गवाहों की लिस्ट अब एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब हमारे पास कोई गवाह नहीं दोस्तों, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है केस में आर्ग्यूमेंट। केस में आर्ग्यूमेंट जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है दोस्तों केस में जब आर्ग्यूमेंट होते हैं तो इसमें धारा 234 बीएनएसएस का इस्तेमाल होता है। आर्ग्यूमेंट
पहले सरकारी वकील यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा किए जाते हैं। एक एक करके जो भी गवाह हुए थे और जो भी इन्होंने डिफेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, जो भी चार्जशीट में था, जो भी एफआईआर में था, एक एक करके सारी परिस्थितियां कोर्ट के सामने वो रखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद नंबर आता है डिफेंस लॉयर का। दोस्तों डिफेंस लॉयर जितने भी इन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किए थे सरकारी गवाहों के या सरकारी वकील द्वारा पेश किए गए गवाहों के, और एग्जामिनेशन इन चीफ जो डिफेंस विटनेस थे उनके, उन सभी गवाहों के बारे में जब वो माननीय कोर्ट को बताते हैं, और दोस्तों चार्जशीट में क्या था, एफआईआर में क्या था, और दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स या माननीय हाई कोर्ट की जजमेंट्स कोर्ट करते हैं दोस्तों, तो इन सभी चीजों को मिलाकर एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट होता है दोस्तों। फिर आर्ग्यूमेंट होने के बाद डिफेंस लॉयर के द्वारा आर्ग्यूमेंट कंक्लूड कर देने की घोषणा भी कर दी जाती है दोस्तों। दोस्तों फिर बारी आ जाती है जजमेंट की। दोस्तों जजमेंट में धारा 235 का इस्तेमाल होता है, बीएनएसएस की धारा, याद रखिए दोस्तों, धारा 235 बीएनएसएस। दोस्तों दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय कोर्ट दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स, पेश की गई दलीलें, पेश किए गए सबूत, पेश किए गए गवाह और दोस्तों पेश किए गए जजमेंट्स के कोर्ट्स उनको देखती है दोस्तों, और फिर प्रॉपर उसका मूल्यांकन करने के बाद कोर्ट अपना जजमेंट सुनाती है दोस्तों। अब दोस्तों जजमेंट के अंदर कई बार लोगों को सजा भी हो जाती है और कई बार लोग बरी भी हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा सेशन कोर्ट का प्रोसेस। ये प्रोसेस लॉ स्टूडेंट्स के लिए हो या वो लोग जो कानून की जानकारी रखते हैं, या दोस्तों जिनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, या उनको ये पता लगाना रहता है कि कोर्ट में कार्रवाइयां किस तरीके की होती हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों आज का ये वीडियो क्रिमिनल ट्रायल पर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।